सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पूरी अच्छी तरह से डील करने वाले हैं एकदम इजी लैंग्वेज में ईसीटी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। इसका काम क्या है, ईसीटी क्या कराता है, तो इट कन्वर्ट द ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी इनटू नॉर्मल एक्टिविटी। मतलब कि जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल एक्टिविटीज में। ईसीटी कब आई, तो ईसीटी 1938 में आ गई थी। और इसकी जानकारी किसने दी थी, तो इसकी जानकारी दी थी ह्यूगो सर्लैटी और ल्यूसियो बिनी ने दी थी। तो ईसीटी 1938 में आया था और इसको किसने डिस्कवर किया था, ह्यूगो सर्लैटी एंड ल्यूसियो बिनी ने। इस ईसीटी में करंट लगाया जाता है और करंट के द्वारा ही ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को सुधारा जाता है। तो करंट इसमें कितना लगता है, 70 से 130 वोल्ट्स का करंट इसमें लगाते हैं, या फिर कहें 200 से 1600 मिली एम्पियर का करंट। नेक्स्ट अगर पूछें कि एक आदमी को कितनी बार ईसीटी लगाना चाहिए, तो अगर हम कहें इसको स्लॉट बोला जाएगा। मतलब अगर लोग सोचें कि एक ईसीटी के झटके से लोगों के दिमाग से ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ईसीटी बार बार लगाना पड़ता है और इसको करीब 6 से 12 बार लगाया जाता है। अगर इसका डोज पूछे कि कितने टाइम तक लगाना चाहिए, मतलब कितना इसका टाइम रहना चाहिए, तो इसका डोज होगा 0.5 से 1 सेकेंड। इससे ज्यादा ईसीटी का झटका नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। मतलब क्या, मतलब ईसीटी कैसे देते हैं, एक बटन ऑन करो, तुरंत बटन ऑन करके ऑफ कर दो, ऐसे 0.5 to 1 सेकंड का झटका लगाया जाता है। वो भी 6 से 12 बार एक ही दिन में नहीं लगाते हैं, अलग अलग दिनों में लगाते हैं। नेक्स्ट, ईसीटी लगाने की बेस्ट जगह कौन सी होती है, तो बाइटेम्पोरल लोब या फिर टेम्पोरल लोब लगाया जाता है। तो लोकेशन क्या होगी, लोकेशन होगी टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब हम लोग कैसे पता करेंगे कि टेम्पोरल लोब कहाँ पर है, तो ये है पर्सन और ये है इसके ईयर। तो जो आइस के आउटर कैंथस है, आउटर कैंथस से ईयर के अपर पार्ट तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से 3 सेंटीमीटर अबव जो पॉइंट आएगा वही है टेम्पोरल लोब। अब जो ईसीटी होती है वो 2 टाइप से लगाई जाती है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। दोनों ही प्रकार से ईसीटी यूज की जाती है। बाइलैटरल में तो सोचना ही नहीं है, बाइलैटरल में क्या होता है, दोनों साइड ही लगा दो, लगा के झटके दे दो। लेकिन यूनिलैटरल में प्रॉब्लम होती है। तो यूनिलैटरल की जो डेफिनेशन होगी ना, वो अलग होगी और याद करने का तरीका भी हमारा अलग होगा, तो इसको ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या देखने को मिलेगी, डेफिनेशन ये बोलेगा नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इस एरिया में लगाई जाती है। अब नॉन डोमिनेंट पार्ट क्या होता है, सुनो। मतलब जैसे कि हम लोग राइट हैंड से लिखने वाले हैं, तो हमारे ब्रेन का जो डोमिनेंट पार्ट होगा वो हमारा लेफ्ट साइड होगा, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन होगा। और इस यूनिलैटरल में बोला है कि ब्रेन के नॉन डोमिनेंट पार्ट में लगाओ, तो मतलब कि हमारा राइट ब्रेन हमारा नॉन डोमिनेंट पार्ट है। नहीं समझ में आया, देखो ये पर्सन है, इसका ये दोनों हाथ है। ये पर्सन अपने राइट हैंड से लिखता है, मतलब ये इसका डोमिनेंट हैंड है और इसका डोमिनेंट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है। अब इसमें बोला है नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन से करना है। नॉन डोमिनेंट मतलब ये लेफ्ट साइड तो डोमिनेंट हो गया, तो राइट साइड मतलब नॉन डोमिनेंट है। तो इस पार्ट में इसको ईसीटी की लीड्स लगानी है। तो ये मतलब हुआ यूनिलैटरल का। सीधी बात कहे तो जिस हाथ से जो इंसान लिखता है उसी साइड उसको ईसीटी लगाना है, पर लिखने में डेफिनेशन ऐसी होगी, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सीधे हम क्या कह सकते हैं कि अगर राइट साइड डोमिनेंट पार्ट है तो राइट साइड में ही ईसीटी लगेगी। सिंपली आपको ये याद रखना है। लेकिन डेफिनेशन में, यूनिलैटरल की डेफिनेशन में ये वाली डेफिनेशन आएगी, ये वाली नहीं। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा, डोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, डोमिनेंट पार्ट ऑफ हैंड, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ हैंड। तो इस चीज में आपको क्लियर रखना है। अब ईसीटी लगाने से पहले हमको पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, प्री ऑपरेटिव हमको क्या क्या एडवाइस करना है। तो पहली बात, पेशेंट को एनपीओ रखना है, नील पर माउथ, मतलब उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। दूसरी चीज, नेल पॉलिश रिमूव करके आना है, ताकि कोई साइनोसिस वगैरह अगर हो तो वो नेल से पता चल पाए, और लिपस्टिक भी रिमूव करना है। फिर नेक्स्ट चीज है, डू नॉट पुट ऑयल इनटू हेयर। बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है और झटके को भी बढ़ा देगा, इसीलिए बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए। एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा, इसीलिए एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन को अवॉइड करना है ईसीटी देने से पहले। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ईसीटी करते टाइम हमको यही देखना है कि पेशेंट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ईसीटी लगने के दौरान अगर मरीज के शरीर में करंट नहीं आ रहा, तो मतलब ईसीटी करना बेकार है। ईसीटी के दौरान ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व में क्या करना है, सीजर पेशेंट को आना चाहिए। ईसीटी के दौरान पेशेंट को सीजर आना चाहिए, और वो भी 30 सेकंड के लिए। अगर 30 सेकंड के लिए सीजर आया कि मतलब ईसीटी ने अपना काम कर दिया, अगर नहीं आया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए आप एडवाइस करना था एंटी कन्वर्जेंट। अगर एंटी कन्वर्जेंट को मेडिसिन ले रहा है तो उस पेशेंट को सीजर ही नहीं आएगा, तो पता नहीं चलेगा कि ईसीटी का असर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए अवॉइड करना है। अब ईसीटी देने की 2 टेक्निक होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहली होगी डायरेक्ट में क्या करना है, डायरेक्ट में पहले तो पेशेंट को एनपीओ रखना है 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद मरीज में एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाया। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, ताकि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कम हो सके। एट्रोपिन सल्फेट क्यों देते हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट जीआईटी की सिक्रीशंस को कम कर देता है, और इसके बाद पेशेंट को ईसीटी टिका देते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ईसीटी। नेक्स्ट हमने क्या बोला, इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट या इसी को कहते हैं मॉडर्न या फिर कहें मॉडिफाइड। तो जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसमें ईसीटी कैसे लगाई जाती है, तो पहले पेशेंट को करो एनपीओ 6 से 8 घंटों के लिए। इसके बाद पेशेंट को दिया जाता है सोडियम पेंटोथेन।
उसके बाद पेशेंट को क्या लगाया जाता है, सोडियम पेंटोथेन के बाद लगाएंगे सक्सिनल कोलिन, और कोलिन के बाद लगाएंगे एट्रोपिन। एट्रोपिन के बाद पेशेंट को करेंगे हाइपर ऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद पेशेंट को ईसीटी लगाई जाती है। इसे कहते हैं मॉडर्न ईसीटी या मॉडिफाइड ईसीटी। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले तो पेशेंट को एनपीओ रखा 6 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद हमने उसे सोडियम पेंटोथेन दिया। सोडियम पेंटोथेन एक एनेस्थेटिक होता है, और इसके देने के बाद हमको रेस्पिरेटरी असेस करते रहना है, रेस्पिरेटरी रेगुलरली असेस करते रहना है। सक्सिनल कोलिन एक मसल रिलैक्सेंट होती है, तो इसीलिए सक्सिनल कोलिन का इतना डोज नहीं देना चाहिए कि डायफ्राम ही रिलैक्स हो जाए। तो अगर ये ज्यादा दे दिया तो डायफ्राम ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, और डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो पेशेंट का स्वाहा हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ही रेस्पिरेटरी असेस इसमें करते रहना है। रेस्पिरेटरी असेस सक्सिनल कोलिन देने के बाद करते रहना है, क्योंकि डायफ्राम का रिलैक्सेशन कर दिया तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी असेस करते रहना है। एट्रोपिन क्यों दिया, ताकि एट्रोपिन इसलिए दिया ताकि जीआईटी के सेक्रेशंस कम कर दे और पेशेंट एस्पिरेट न कर पाए। फिर उसके बाद पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, मतलब 100% ऑक्सीजन उसको दिया जाता है ताकि पेशेंट हाइपोक्सिक ना हो जाए। इसीलिए उसके बाद डायरेक्ट उसको ईसीटी दे दो। ये सबसे बेस्ट मेथड है ईसीटी देने का। हम लोग आगे देखेंगे साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका साइड इफेक्ट ही पूछता है, ईसीटी का साइड इफेक्ट ही सबसे ज्यादा पूछता है। तो साइड इफेक्ट में सबसे सीधा आता है, सबसे सीधा नाम आता है रेट्रोग्रेड अमनेसिया। इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो चाहे हम इसे रेट्रोग्रेड अमनेसिया कहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। जब हमने ईसीटी लगाई तो ब्रेन में ऑक्सीजन कुछ देर के लिए नहीं पहुंचा, और उसके कारण क्या हुआ कि उसकी मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। तो सबसे मोस्ट कॉमन तो यही है। उसके बाद हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे टंग बाइटिंग हो गया, या फिर फ्रैक्चर हो गया, या फिर मसल रप्चर हो गया। ये सब और भी कुछ चीजें हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन यही है, रेट्रोग्रेड अमनेसिया। नेक्स्ट चीज आती है इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। किन पेशेंट्स में ईसीटी लगाई जाती है और कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इंडिकेशन में सबसे पहले तो आता है सुसाइड वाला, जो कि अपने हाथों में फांसी का फंदा लिए हुए घूम रहा है और कह रहा है कि मारूंगा या तो मारूंगा। तो इस वाली कंडीशन में, सुसाइड वाली कंडीशन में ईसीटी लगाना पड़ता है। तो इंडिकेशन में क्या आ रहा है, सबसे पहले हमने बोला सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल टेंडेंसी वालों में सबसे पहले ये लगाई जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कह सकते हैं जिसको सीवियर डिप्रेशन है, उसके अंदर भी सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं, तो उनको भी ये लगाना है। और उसके बाद आता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, और कह सकते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, या कुल मिलाकर हम ये कहें साइकोसिस में इसको लगाना है। तो ये सारे इंडिकेशन है ईसीटी लगाने के, जिनमें से सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी वालों में इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रायोरिटी क्या देखने को मिलती है, सुसाइडल टेंडेंसी। ये ईसीटी किन में काम नहीं करती है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में या न्यूरोसिस की कंडीशन में ये काम नहीं करती है ईसीटी। नेक्स्ट, कौन से मरीज में ईसीटी नहीं लगानी चाहिए, किन में ये कंट्राइंडिकेटेड है। तो इसकी गाइडलाइन अभी चेंज हो गई है। पहले क्या था ईसीटी के लिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंट्राइंडिकेटेड थे। अगर किसी मरीज में आईसीपी इंक्रीज है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन ट्रॉमा है, या मरीज में कोई पेसमेकर लगा है, तो ये सब कंट्राइंडिकेटेड थे ईसीटी के लिए बिफोर सम टाइम। पहले ये सब एब्सोल्यूट थे, लेकिन अब नई गाइडलाइन है, उसमें बोला गया है नो एब्सोल्यूट इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर ईसीटी। तो कंट्राइंडिकेटेड में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी। मतलब ईसीटी के लिए अब कोई भी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो जितने भी हैं वो कौन से हैं, वो सब रिलेटिव हैं। तो कौन से कंट्राइंडिकेटेड है, अब रिलेटिव वाले। इंक्रीज आईसीपी को भी यही रखेंगे, ये सब नई गाइडलाइन है। ब्रेन ट्यूमर इसी में जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसी में जाएगा, प्रेगनेंसी इसी में जाएगा, इसके अलावा पेसमेकर वगैरह सब इसी में आएगा। तो अगर हम एक क्वेश्चन इसी में से पूछ लें, द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर व्हाइल गिविंग ईसीटी इज 180 to 220 वोल्ट्स, ऑप्शन बी 40 to 70 वोल्ट, ऑप्शन सी 150 to 180 वोल्ट, ऑप्शन डी 70 to 150 वोल्ट। तो अब इनमें से जो आपका आंसर है, अभी हमने पूरा समझाया आपको ईसीटी, अब आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। आ गया हो तो हमें कमेंट्स में बताइए अभी। तो ये सब था पूरा ईसीटी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये सब इसके बाहर एग्जाम में तो जा ही नहीं सकता, और पूरे नोट्स के साथ हमने आपको इसको समझाया है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिए। शेयर करेंगे तभी हम लोग और वीडियोस बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।